डोवडी स्यावियन सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि तुलसी एंसेंट गॉड कौन था, ये सब जुकुन ने सभी को बता दिया था। और अब स्यावियन डोवडी बनने के लिए हेवनली फ्लेम स्क्वायर को हेवनली टॉम में ले गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब आसमान में एक ब्लड का सी दिखाई देने लगा था, जिससे ब्लड की स्मेल हर तरफ फैलने लगी थी। उस ब्लड के बीच में एक लोटस दिखाई दे रहा था, जिसपे एक आदमी खुले बालों के साथ बैठा हुआ था। उसके आसपास के ब्लड से पावरफुल एनर्जी उसकी बॉडी में जाती जा रही थी। तभी वो ह्यूमन फिगर अपनी आंखें खोलता है, जिसमें ब्लडी एनर्जी दिखाई दे रही थी। ये था हुतियांडी। हुतियांडी फिर अपनी भौहें सिकोड़ता है और फिर कुछ सेंस करते हुए बोलता है, क्या मुझे कोई गलतफहमी हुई थी? उस बड़े से फॉर्मेशन ने पूरे सेंट्रल प्लेन को घेरा हुआ था और हुतियांडी ऑलरेडी एम्ब्रियोनिक डीपल के साथ मर्ज हो चुका था। लेकिन फिर भी उसको एक अजीब सा प्रेशर फील हुआ था, जैसे कि वो फॉर्मेशन टूटने वाला हो। तभी उसके पीछे नीलिटी डेवरिंग फ्लेम अपीयर होता है, जिसको देख के हुतियांडी उससे पूछता है, क्लैन की सिचुएशन कैसी है? ये सुनकर नीलिटी बोलता है, 1 मिलियन से ज्यादा हु क्लैन के मेंबर्स को ब्लड पूल में फेंक दिया गया है, लेकिन फिर भी ये फॉर्मेशन को मेंटेन रखने के लिए काफी नहीं है। ये सुन के हुतियांडी बोलता है, हमने लिंक क्लैन, सी क्लैन और याव क्लैन से जो लोग पकड़े थे उनको भी पूल में फेंक दो। अगर वो भी कम पड़े तो हु क्लैन के बाकी लोगों को भी पूल में फेंक दो। मुझे हर हाल में वो एनर्जी चाहिए जिससे मैं एम्ब्रियोनिक डीपल के लास्ट स्टेप को पूरा कर सकूं। ये सुन के नीलिटी भी चौंक गया था। हमारे क्लैन के डिसेंडेंट सिटीजन्स को भी ब्लड पूल में फेंकना है? इसके लिए तो क्लैन के कुछ एल्डर्स राजी नहीं होंगे। ये सुन के हुतियांडी हंसते हुए बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि उनसे कैसे डील करना है जो अपोज करेंगे। और तुम भी याद रखो कि मैं डोवडी बनने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, हर कीमत। क्योंकि अगर मैं फेल हुआ तो हु क्लैन तो वैसे भी खत्म कर ही दिया जाएगा और उस टाइम तुम्हारा बच के भाग पाना भी मुश्किल होगा। ये सुनकर नीलिटी की आंखों में फ्लेम जलने लगी थी, जिसको देख हुतियांडी बोलता है, रिलैक्स, जब मैं डोवडी बन जाऊंगा तब मैं ऐसा कोई रास्ता निकाल लूंगा जिससे तू भी डोवडी लेवल पे ब्रेक थ्रो कर सके। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने सारे काम अच्छे से करने होंगे। ये सुनकर नीलिटी बोलता है, मैं समझ गया। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। नीलिटी को जाते देख हुतियांडी के फेस पे एक मुस्कान आ गई थी और उसके चेहरे पे अजीब से एक्सप्रेशंस दिखाई देने लगे थे। हु क्लैन आज तक सिर्फ नीलिटी डेवरिंग फ्लेम की वजह से सरवाइव कर पाया था। क्लैन के कुछ एल्डर्स तो उसको हुतियांडी से भी ज्यादा जरूरी समझते थे, क्योंकि जब तक नीलिटी डेवरिंग फ्लेम उनके साथ है तब तक उन्हें ब्लड लाइन डिक्लाइन होने की चिंता नहीं करनी होगी। और यह बात हुतियांडी भी जानता था, लेकिन उसने अभी तक किसी से कुछ कहा नहीं था, क्योंकि उसको भी पता था कि अभी तक हु क्लैन को नीलिटी डेवरिंग फ्लेम की जरूरत थी उनकी ब्लड लाइन को सेफ रखने के लिए। लेकिन अब ये सिचुएशन बदलने वाली थी। इसके बाद नीलिटी डेवरिंग फ्लेम हु क्लैन के किसी काम की नहीं रहेगी। फिर हुतियांडी बोलता है, अगर मैं डोवडी बन गया तो मुझे भी एक अच्छी फ्लेम को रिफाइन करना होगा। ऐसा बोल के वो हंसने लगा था और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है जो वो फॉर्मेशन सेंट्रल प्लेन से खींच रहा था। लेकिन हुतियांडी की आंखें बंद करते ही उस ब्लड सी में एक ब्लैक ग्लो दिखाई देने लगा था। अब उस ग्लो में एक छोटा ब्लैक फायर सीड दिखाई देने लगा था और क्योंकि ये उस ब्लड सी की एनर्जी से घिरा हुआ था तो हुतियांडी भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया था। ये सब नीलिटी डेवरिंग फ्लेम भी नीचे खड़ा हुआ देख रहा था और उसके फेस के एक्सप्रेशंस भी कुछ अलग ही दिखाई दे रहे थे। अब उस ब्लड सी में और बहुत सारे लोग फेंके जाने लगे थे। अब हमें हेवनली टॉम का एक सीन दिखाया जाता है, जहां उस फ्लेम स्क्वायर पे स्यावियन उस बड़े से स्टैचू के सामने खड़ा हुआ था। अब वो धीरे धीरे उस स्टैचू की तरफ बढ़ता है और फिर उस होल के सामने जाके खड़ा हो जाता है जो उस स्टैचू के सीने में लिटिल ये ने किया था। उस होल को वाटर रिपल्स जैसी लाइट ने घेर रखा था। अब लिटिल ये भी स्यावियन के पास अपीयर हो गया था और प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने उसकी बॉडी को घेर लिया था। फिर वो आगे बढ़ता हुआ बोलता है, सक्सेस और डिफीट, अब सब कुछ इसी पे डिपेंड है। जब वो उस होल से पास हो रहा था तब उसको ऐसा फील हुआ था जैसे कोई पावर उसकी बॉडी को इंस्पेक्ट कर रही हो। इवन उसकी सोल भी उस स्कैनिंग से बच नहीं पाई थी। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे अब उसके सारे सीक्रेट्स एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन इस स्कैनिंग के बाद भी उस लाइट ने स्यावियन का कोई भी अपोज किया नहीं था। लेकिन अब स्यावियन को चक्कर सा आने लगा था और उसकी आंखें बंद सी होने लगी थी। लेकिन जल्दी ही ये फीलिंग गायब हो जाती है और जब स्यावियन अपने होश में वापस आता है तब उसके आसपास का सीन चेंज हो चुका था। अब उसकी आंखों में फ्लेम्स जलने लगी थी और उसके आसपास उसको फ्लेम से बना हुआ सी दिखाई दे रहा था, एक कलरफुल सी, जिसको देख के किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। उसको देख के स्यावियन बड़बड़ाता है, हेवनली फ्लेम्स का समुद्र। फिर स्यावियन नीचे जाता है और उस फ्लेम के सी से एक पर्पल फ्लेम को पकड़ता है, जिसको देख के वो चौंक गया था। 3000 बर्निंग फ्लेम। फिर स्यावियन फ्लेम के उस सी में उतर जाता है और आगे बढ़ने लगता है।
जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके आसपास वो फ्लेम्स इकट्ठा होती जा रही थी, जैसे उनकी श्याव्यान से पुरानी जान पहचान हो। अभी श्याव्यान आगे बढ़ ही रहा था तभी उसको एक बूढ़े की आवाज सुनाई देती है। लगता है तुम्हारी बॉडी को हेवनली फ्लेम्स कुछ ज्यादा ही पसंद करती हैं। ये आवाज सुनकर श्याव्यान चौंक गया था। फिर वो अपना सर उठा के थोड़ी दूर देखता है जहाँ वो फ्लेम्स इकट्ठा होने लगी थी, और वहाँ पे उन्होंने एक फ्लावर की बड बना दी थी, जिसके खिलते ही वहाँ एक बूढ़ा आदमी अपीयर हो गया था। अब वो बूढ़ा आदमी एक फ्लावर बड के ऊपर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। श्याव्यान इस बूढ़े से पहले भी मिल चुका था, लेकिन पहले वो इसके इल्यूजनरी फिगर या फिर स्टैचू से ही मिला था। लेकिन इस बार श्याव्यान समझ गया था कि अब उसके सामने जो बूढ़ा है वही है रियल तोउसी एंशिएंट गॉड। भले ही ये बस उसका सोल फ्रेगमेंट या फिर रेमनेंट शैडो हो, लेकिन फिर भी यही था डोची कॉन्टिनेंट का लास्ट डोडी, तोउसी एंशिएंट गॉड। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उस बूढ़े को देख के श्याव्यान उसको ग्रीट करते हुए बोलता है। ये जूनियर श्याव्यान एल्डर एंशिएंट गॉड को ग्रीट करता है। ये सुन के वो बूढ़ा बोलता है, लगता है मैंने जो मेंशन छोड़ी थी उसको ओपन कर लिया गया है। फिर वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ घुमाता है और फिर उस फ्लेम के सी से कुछ फायर गैदर होके एक और फ्लावर बड बना देती है। फिर तो उसी एंशिएंट गॉड श्याव्यान से बोलता है, बैठ जाओ। ये सुन के श्याव्यान ज्यादा कुछ सोचता नहीं है और उस फ्लावर बड पे जाके बैठ जाता है। अब उसके दिल में इमोशंस का तूफान सा आ गया था, क्योंकि अब उसके सामने तोउसी एंशिएंट गॉड बैठा हुआ था अपने कलरफुल लॉन्ग हेयर्स के साथ। जब श्याव्यान को याद आया जो जूकुन ने उससे बताया था कि तोउसी एंशिएंट गॉड एक हेवनली फ्लेम था जिसने बाकी 21 हेवनली फ्लेम्स को निगल लिया था, तब श्याव्यान का ध्यान उसके कलरफुल हेयर्स पे जाता है जिसमें 21 कलर्स दिखाई दे रहे थे। फिर तोउसी एंशिएंट गॉड एक स्माइल के साथ बोलता है, क्या डोवडी कॉन्टिनेंट पे कोई नया डोवडी अपीयर हो गया है? ये सुन के श्याव्यान बोलता है, एल्डर ही डोची कॉन्टिनेंट के लास्ट डोवडी थे, उसके बाद कोई भी डोवडी नहीं बन पाया है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। फिर श्याव्यान बोलता है, क्या एल्डर्स के रीजन के बारे में जानते हैं? एक बार मेरे एंसेस्टर ने बताया था कि अब डोची कॉन्टिनेंट से एक मिस्टीरियस एनर्जी मिसिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी डोवडी नहीं बन पा रहा। ये सुन के तोउसी एंशिएंट गॉड हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा वो एंसेस्टर सच में कैपेबल था जो वो इस चीज को डिस्कवर कर पाया। हाँ, सच में यही बात है। टाइम निकलने के साथ ही डोची कॉन्टिनेंट से कुछ गायब होता चला गया और वो मिसिंग चीज डोवडी बनने के लिए बहुत जरूरी होती है। ये सुनकर श्याव्यान बोलता है, तो वो मिसिंग चीज है क्या? ओरिजिन। एंशिएंट टाइम में कुछ एक्सपर्ट्स इसको ओरिजिन ची भी बुलाते थे। ये एक ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी है जो इस वर्ल्ड के बनने के साथ ही बन गई थी। ओरिजिन ची को एब्जॉर्ब करने के बाद ही कोई डोवडी लेवल पे ब्रेक थ्रो कर पाता है। सभी वर्ल्ड के बनने के साथ ही वहाँ ओरिजिन ची भी बन जाती है। इसको फिर से बनाया नहीं जा सकता। मतलब अगर ओरिजिन ची को ज्यादा यूज किया गया तो वो कम होती चली जाती है। और डोची कॉन्टिनेंट ने इतने सारे डोवडी प्रोड्यूस किए हैं जिसकी वजह से ये ओरिजिन ची खत्म होती चली गई और अब इसका नामो निशान तक डोची वर्ल्ड से मिट चुका है। ये सब सुन के श्याव्यान को हंसी आ जाती है कि सब कुछ एंशिएंट लोगों ने ही यूज कर लिया। फिर वो आगे बोलता है, एल्डर ने जो एम्ब्रियोनिक डी पिल मैंसन में छोड़ी थी उसको ऑलरेडी किसी ने हासिल कर लिया है और अब वो एम्ब्रियोनिक डी पिल को कंप्लीट करने के लिए कत्लेआम करने में लगा हुआ है और साथ ही डोची कॉन्टिनेंट की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सुन के तोउसी एंशिएंट गॉड बोलता है, उस एम्ब्रियोनिक डी पिल में कुछ ओरिजिन ची के ट्रेसेस भी हैं। अगर उसने उसको कंप्लीट कर लिया तो उसके लिए डोवडी बनना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। फिर वो श्याव्यान को देखते हुए बोलता है, अब मुझे तुम्हारे यहाँ पे आने का मोटिव भी समझ आ गया है। ये सुन के श्याव्यान अपने हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद है कि एल्डर मुझे रास्ता दिखाएंगे और आपकी इस हेल्प से डोची कॉन्टिनेंट को इस कयामत से बाहर निकलने का एक चांस मिल जाएगा। ये सुन के तोउसी एंशिएंट गॉड बोलता है, मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डोची कॉन्टिनेंट बचे या नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में भी पता होगा और अगर तुम यहाँ तक आ पाए हो तो तुम सबसे सुटेबल पर्सन हो मेरे इनहेरिटेंस को लेने के लिए, अगर तुम ऐसा कर पाए तो। ये सुन के श्याव्यान खुश होते हुए बोलता है, थैंक यू एल्डर। ये सुन के तोउसी एंशिएंट गॉड हंसते हुए अपना हाथ हिलाता है और उसके ऐसा करते ही श्याव्यान की बॉडी से पिंक फ्लेम्स बाहर आने लगी थी और उन फ्लेम्स ने अब एक छोटे से बेबी की फॉर्म ले ली थी। ये था लिटिल यी, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए, लेकिन तोउसी एंशिएंट गॉड को देख के लिटिल यी के फेस पे गुस्सा और नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उसको पास्ट के कुछ इवेंट्स याद आ गए हों। लिटिल यू को गुस्से में देख तोल्सी एंशिएंट गॉड बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो। फिर तोल्सी एंशिएंट गॉड स्याओयान से बोलता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारी बॉडी में ऐसा कुछ है जिससे मैं फैमिलियर हूँ। अगर मैं सही हूँ तो तुमने एक ऐसा मिस्टीरियस ची मेथड प्रैक्टिस किया है जो हेवनली फ्लेम्स को निगल सकता है, राइट? ये सुन के स्याओयान शॉक्ड हो गया था, लेकिन उसको अब तक समझ आ गया था कि तोल्सी एंशिएंट गॉड से वो कुछ भी छुपा नहीं पाएगा, इसलिए वो अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। वो ची मेथड इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि तब मैं भी उसकी वजह से ही इतनी सक्सेस अचीव कर पाया था। फिर स्याओयान पूछता है, क्या फ्लेम मंत्रा को एल्डर ने बनाया था? ये सुन के तोल्सी एंशिएंट गॉड हंसते हुए बोलता है, तुमने एकदम गलत गैस किया है। फ्लेम मंत्रा को मैंने नहीं बनाया है। जब मैंने इंटेलिजेंस और सोल क्रिएट की थी तब मुझे ये मेथड मेरी बेहोशी के टाइम में ही मिल गया था। इसकी वजह से मुझमें काफी चेंजेस भी आ गए थे। इस ची मेथड ने मेरी बहुत हेल्प की थी, इसलिए मैं भी इसके क्रिएटर से मिलना चाहता था, लेकिन मैं भी कभी उससे मिल नहीं पाया। किसी के नसीब को समझ पाना सच में बहुत मुश्किल होता है। अब हम दोनों को ही देख लो, हम दोनों को लोग एक ही सेक्ट से समझ सकते हैं। ये सब सुनकर स्याओयान का दिल भी कांप सा गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि फ्लेम मंत्रा तोल्सी एंशिएंट गॉड से रिलेटेड निकलेगा, लेकिन फिर भी उन दोनों को ही उस आउटस्टैंडिंग पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं पता था जिसने इस ची मेथड को बनाया था। फिर तोल्सी एंशिएंट गॉड हंसते हुए अपना हाथ हिलाता है और उसके ऐसा करते ही वो फ्लेम्स का सीख कांपने लगा था। फिर उसमें से एक फायर ड्रैगन निकल के एक हाथ के साइज के लोटस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर बहुत सारी छोटी छोटी फायर भी उस लोटस के सरफेस पे जलने लगी थी। मेरा इनहेरिटेंस इस जगह पे है, अब तुम डोवडी बन पाते हो या नहीं, अब ये सब सिर्फ तुम्हारी किस्मत और तुम पे डिपेंड करता है। उस लोटस को देख के स्याओयान के चेहरे पे चमक आ गई थी, क्योंकि अब बस यही लास्ट होप थी डोची कॉन्टिनेंट को हुटियंडी से बचाने की। फिर तोल्सी एंशिएंट गॉड आगे बोलता है, मेरे इनहेरिटेंस को पाने के लिए किसी के हार्ट को पत्थर के जैसा होना होगा। जब तक उसके हार्ट में एक भी थॉट बची रहेगी तब तक उसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ऐसा बोल के वो अपना हाथ हिलाता है और फिर वो फायर लोटस स्याओयान के सर के ऊपर जाके रुक जाता है। उसको देख के स्याओयान ने अपने मन को एकदम शांत कर लिया था। फिर वो फायर लोटस नीचे आता है और फिर उसकी स्किन से होता हुआ उसके माइंड में चला जाता है। उस फायर लोटस के स्याओयान की बॉडी में एंटर करते ही उसकी बॉडी एकदम रेड हो गई थी। एक टेरिफाइंग एनर्जी उसकी बॉडी में भरती जा रही थी। एक ही पल में स्याओयान की नसें फूलने लगी थी और उसकी हड्डियों में एक इंटेंस पेन होने लगा था। अब उसकी बॉडी से पसीना एक झरने के जैसे बहने लगा था। थोड़ी ही देर में स्याओयान की बॉडी एक मंकी के जैसे हो गई थी। हड्डियों के ऊपर बस स्किन की एक लेयर ही दिखाई दे रही थी। इस दर्द ने स्याओयान के फेस को भी डिस्टोर्ट कर दिया था। तोल्सी एंशिएंट गॉड इस सीन को देख रहा था। उसके एक्सप्रेशंस एकदम शांत थे। अगर स्याओयान इनहेरिटेंस के इस इनिशियल स्टेप को भी झेल नहीं पाया तो फिर उसके लिए इनहेरिटेंस पाना इम्पॉसिबल होगा। अब स्याओयान की बॉडी उस फायर के सी में सिकुड़ती जा रही थी। तभी स्याओयान की आंखें तेजी से खुलती हैं और फिर अगले ही पल वो आंखें फूट के एक ब्लडी फॉग में कन्वर्ट होती चली गई थी। उसकी दोनों आंखें ब्लास्ट होकर बिखर चुकी थी। फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी ही ब्लास्ट होने लगती है और फिर फाइनली उसकी बॉडी इनहेरिटेंस की पावरफुल एनर्जी की वजह से फूट के बिखर जाती है। ये देख के तोल्सी एंशिएंट गॉड की भौहें सिकुड़ जाती हैं। यही वो पल था जब इनहेरिटेंस की एक्चुअल स्टार्टिंग होगी। लेकिन अगर स्याओयान ऐसा नहीं कर पाया जैसे उसने कहा था तो स्याओयान की बॉडी तो छोड़ो, उसके सोल को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब स्याओयान की सोल उस फ्लेम सी को देखती है जो उसके चारों तरफ फैला हुआ था। फिर वो बोलता है, क्या मैं फेल हो गया? और ऐसा सोच के वो एक गहरी नींद में डूबने लगा था। लेकिन ये झपकी आते ही स्याओयान फिर से अपनी आंखें खोल लेता है और तब उसको याद आता है कि वो इस टाइम बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में है। अगर वो सो गया तो उसकी सोल भी टूट के इस वर्ल्ड में बिखर जाएगी। मेरी फिजिकल बॉडी बहुत कमजोर है जिसकी वजह से मैं इनहेरिटेंस की एनर्जी को झेल नहीं पा रहा। लेकिन अब जब मेरी फिजिकल बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो मैं अब एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब करूंगा? अब वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुका था। फिजिकल बॉडी के बिना वो इनहेरिटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और फिजिकल बॉडी को बनाने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स और टाइम चाहिए। अब वो इतना टाइम लाएगा कहाँ से? तभी स्याओयान के दिमाग में तोल्सी एंशिएंट गॉड की कही गई एक बात आती है, पत्थर के जैसी इच्छा शक्ति जब तक एक भी थॉट बची रहेगी तब तक कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। अब स्याओयान की सोल जो एक लाइट क्लस्टर में कन्वर्ट हो गई थी उसमें से बहुत सारे लाइट पिलर्स बाहर आने लगे थे और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सभी वो फायर सीड्स थे जो उस फायर लोटस पे अपीयर हुए थे। और इन लाइट्स के बाहर आते ही वो जो ब्लड फॉग था
जो स्याव्यन की बॉडी के फूटने से बना था वो एक स्ट्रेंज मैनर में सिमटने लगा था और फिर वो ब्लड फोग तेजी से स्याव्यन की सोल क्लस्टर के चारों तरफ लिपटने लगा था और फिर अगले ही पल उससे एक बार फिर से स्याव्यन की फिजिकल बॉडी बनने लगी थी। ये देख के स्याव्यन के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं क्योंकि इस बार जो फिजिकल बॉडी बनी थी वो पहले वाली बॉडी से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। डिस्ट्रक्शन में ही क्रिएशन है, बार बार न्यू बॉडी बनानी पड़ेगी जिससे मैं इनहेरिटेंस को एब्जॉर्ब कर सकूं। ये सब सोच के स्याव्यन के फेस पे एक्साइटमेंट के एक्सप्रेशंस आ गए थे, लेकिन ये एक्सप्रेशंस ज्यादा टाइम रहे नहीं क्योंकि उस फायर लोटस ने एक बार फिर से टेरिफाइंग एनर्जी को निकालना स्टार्ट कर दिया था और जो बॉडी अभी अभी बनी थी वो एक बार फिर से उस टेरिफाइंग एनर्जी से ब्लास्ट होकर ब्लडी फॉग में कन्वर्ट हो गई थी। और इस बार तो स्याव्यन की सोल ने भी इस पेन को फील किया था, लेकिन ये सब फील करके भी स्याव्यन परेशान नहीं हुआ था। उसके दिमाग में वो लाइंस चल रही थी जो तोल्सियन सेंट गॉड ने उससे बोली थी। वो ब्लडी फॉग एक बार फिर से गैदर होने लगा था क्योंकि स्याव्यन का माइंड और सोल एकदम फोकस थी अपने टारगेट पे और अगले ही पल स्याव्यन की एक न्यू और स्ट्रॉन्ग बॉडी बनके रेडी हो गई थी। इसके बाद उस फ्लेम्स के सी में ब्लास्ट होने की आवाजें गूंजते रहती हैं। स्याव्यन की बॉडी फटके बिखरती और फिर बन जाती और ये सब एक परफेक्ट साइकिल में चलता जा रहा था। ये सब देख के तोल्सियन सेंट गॉड के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। फिर वो बोलता है, इस लड़के की समझ वाकई में कमाल की है, तभी ये इतनी कम एज में इतना आगे पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज है इस लड़के की हिम्मत और इसकी इच्छा शक्ति। फिर वो एक मुस्कान के साथ बोलता है, लगता है कि मेरा मिशन जल्दी ही पूरा होने वाला है। इसके बाद टाइम निकलता गया और देखते ही देखते 1 साल निकल गया था और इस टाइम में स्याव्यन की बॉडी अनगिनत बार डिस्ट्रॉय हुई थी, लेकिन उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अपनी सोल को प्रोटेक्ट करने का। और फिर इस प्रोसेस में उसकी न्यू बॉडी उस इनहेरिटेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए अडेप्ट होती चली गई थी। हेवनली टॉम के अंदर का 1 साल बाहर के वर्ल्ड में 2 महीने का टाइम होता है और इन 2 महीनों में हुकलैंड के उस फॉर्मेशन की वजह से सेंट्रल प्लेन ऑलमोस्ट तबाह हो गया था। आसमान जो नीला हुआ करता था अब पूरा का पूरा गाढ़े खून जैसे बादलों से ढक गया था। सूरज की रोशनी उन बादलों से निकलकर जमीन पर पड़ रही थी और उसका काला सा असर ऐसा दबाव डाल रहा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। पूरे सेंट्रल प्लेन्स में ब्लड की स्मेल फैली हुई थी। कभी कभी उन रेड क्लाउड से ब्लड जैसी रोशनी निकलती और जिस जगह से गुजरती वहाँ लाशें बिखर जाती, खून नदियों में बहने लगता। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये सच में एक कयामत जैसी थी सेंट्रल प्लेन के लिए। हू क्लैन की हरकत की वजह से सभी क्लैंस एक साथ आ गए थे और उनमें गुस्सा भर गया था, लेकिन जब उन लोगों ने मिलकर उस फॉर्मेशन पे अटैक किया तो वो लोग भी ब्लास्ट होकर उस फॉर्मेशन में ही मिलने लगे थे। इसके बाद उस गुस्से की जगह डर ने ले ली थी। अब सभी को पता लग चुका था कि हू क्लैन के मेथड कितने अजीब और पावरफुल थे, इसलिए अब मैक्सिमम छोटे मोटे क्लैंस स्काई मैंसन अलायंस के एरिया में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि अब सिर्फ स्काई मैंसन अलायंस का एरिया ही हू क्लैन के उस फॉर्मेशन से सुरक्षित रह गया था। इसी टाइम में जूकुन और गुयुआन ने भी उस फॉर्मेशन को तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी ऐसा कर नहीं पाए थे। टाइम के साथ साथ कभी फलता फूलता सेंट्रल प्लेन्स अब उजाड़ में बदल चुका था। दूर से देखने पर लगता था जैसे कयामत उतर आई हो। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था सबका मन और भी टूटता जा रहा था क्योंकि ब्लड से बने उन क्लाउड्स की शैडो और भी डरावनी और खतरनाक होती जा रही थी। सबको पता था जिस दिन उस क्लाउड से वो डेविल बाहर निकलेगा उसी दिन सेंट्रल प्लेन्स का एंड हो जाएगा। कोई भी इस हालत को रोक नहीं सकता था। लोग बस बेबसी में देख रहे थे जबकि हवा में ब्लड जैसी गंध और रेडनेस और भी गाढ़ी होती जा रही थी। अब उन ब्लड के क्लाउड्स ने सूरज को भी ढक लिया था और अब ऐसा लग रहा था जैसे सेंट्रल प्लेन्स का अंत आ चुका है। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।